वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आज के इस वीडियो में हम हिंदी के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि 6 सितंबर 2026 को जिस प्रकार के प्रश्न आपको हिंदी की परीक्षा में पूछे जाएंगे, हिंदी पेडागोजी में पूछे जाएंगे दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, उसी प्रकार के प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आपको हमारे सभी वीडियोज़ जो है दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सर देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला ही प्रश्न है कि आपने अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को पढ़ा और उसमें अपनी टिप्पणी लिखी, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जो आंसर शीट होती है बच्चे की, हम उस पर कुछ टिप्पणी लिखते हैं, इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो ये होता है दोस्तों फीडबैक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुष्ट पोषण। मतलब आपका विकल्प जो 3 यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है कि फीडबैक का उदाहरण है शिक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका पढ़कर टिप्पणियां लिखना, विद्यार्थियों को उनकी कमियों और सुधार के क्षेत्र के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब यहां पर जो आपका विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि अच्छे वक्ताओं के पास किस तरह की योग्यता होती है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, जो अच्छा वक्ता होता है दोस्तों उसके पास तुरंत विश्लेषण करने की योग्यता होती है। मतलब अगर आप कहेंगे सर कि विकल्प जो भी रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल क्या है, सही विकल्प होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेन बताया गया है इसमें साफ साफ तौर पर विश्लेषण किया गया है कि तुरंत विश्लेषण करने की योग्यता परीक्षा बोर्डों ने माना कि एक उत्कृष्ट वक्ता केवल पहले से तैयार भाषण देने वाला नहीं होता, बल्कि वह होता है जो मंच पर श्रोताओं के हाव भाव, उनके सवाल और बदलती परिस्थितियों को देखकर त्वरित निर्णय और विश्लेषण कर सके। मतलब यहाँ पर आप कहेंगे सर कि विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 3, जिस प्रकार से तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर श्रव्य दृश्य मतलब दिखने वाली और जिसको हम सुन पाते, इस प्रकार की सामग्री, और शारीरिक गतिविधियां जैसे बच्चा मतलब कुछ शारीरिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि, अब देखिए एज ए टीचर आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है और 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आराम के मौके मिले। अब देखिए शिक्षक आराम की अपेक्षा करता है कि नहीं करता है, शिक्षार्थियों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाना चाहिए, इस प्रकार के मतलब ऑप्शन रहते तो बिल्कुल इसको खारिज कर देना है। यहाँ पर आपका जो विकल्प डी दिया गया है कि अधिगम संवर्धन हेतु इंद्रियों का अधिकतम संख्या में उपयोग होता है। मतलब यहाँ पर जो डी बताया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में क्या होगा, तो बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। क्योंकि इंद्रियों का अधिकतम उपयोग शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के अनुसार जब एक शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है तो छात्र अपनी एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय जैसे देखना, सुनना और करके देखना एक साथ उपयोग करते हैं। जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी अधिगम उतना ही स्थायी, प्रभावी और संवर्धित होगा। मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 4, चौथा जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी
राकेश अक्सर काल रूप की गलतियां करता है। इस समस्या से उबरने के लिए आप एज अ टीचर क्या करेंगे? सीधे सीधे इस तौर पर प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर। तो देखिए यहां पर अगर आपने चारों विकल्प देख लिए तो सबसे सूटेबल जो आंसर रहेगा, समूची कक्षा में कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और राकेश पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। मतलब यहां पर जो विकल्प डी होगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे लेक्चर को फेसबुक से लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप ऑफिशियल अख्तर रहमान सर्च कर हमारे सभी लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। जितने लोग फेसबुक से देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि आप संवर्धित रूप से उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करना चाह रहे हैं। सही शिक्षण सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रासंगिक नहीं है? अब देखिए यहां पर नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि हम आकर फंसते कहां पर? इस प्रकार के प्रश्नों पर। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यह प्रयोग के संदर्भ में सरल और सादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय के समरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह बाल केंद्रित होना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर विकल्प अगर आप एक देखेंगे तो सर क्या बताया गया है कि यह जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षिक महत्ता हो। मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो एक रहेगा वो आपका सीधे सीधे तौर पर क्या है सर? सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन एक जो है आपका वो राइट विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 6, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है हम कहते हैं कि सर उतना ही ज्यादा वो आसान भी होता है। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे कि आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। मतलब हिंदी क्या होगी? तो भाषा संपादन करना हो गया या भाषा अर्जन करना हो गया, जिसको सीखने के लिए हमको स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं होती है। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। मतलब ये होगी भाषा लर्निंग। ओके, मतलब इसको हम भाषा अधिगम कहेंगे। भाषा अधिगम में आपकी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ये सभी भाषाएं आ गई और उर्दू आ गई। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। आपकी प्रथम भाषा कौन सी होंगी? तो देखिए प्रथम भाषा होंगी मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। मतलब आपने क्योंकि हिंदी जो है वो बगैर स्कूल जाए सीखी है। आपका पहला विकल्प यहां पर सही होगा। ऑप्शन जो एक रहेगा सर, विकल्प जो एक रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है? सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है कि अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। ओके, आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत वह कैसा दिखता है, इसकी आदतें, इन पर बात आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? सर इस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए सर यहां पर आपका आंसर होगा शिक्षण शास्त्री और व्याकरण। ओके, शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण आपका यहाँ पर क्या है? सही और सटीक जवाब होगा। इसका रीजन हम आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण, इसे संदर्भ में व्याकरण भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक नियमों को रटाने की बजाय वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ, चित्र, कहानियाँ या संदर्भों का उपयोग करके व्याकरण सिखाता है। ओके, यहाँ आप चित्रों के माध्यम से भूतकाल और वर्तमान काल के अंतर को स्वाभाविक और व्यावहारिक रूप से बच्चों के सामने रख रहे हैं, जो शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण का उत्तम उदाहरण है। क्योंकि पहले बताया गया 15 साल पहले का फोटो, बाद में बताया गया अभी अभी खींचा हुआ फोटो। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से पूछा गया है कि एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद चित्र को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? देखिए 5वीं क्लास का एक टीचर है, वो बच्चों को कहानी शीघ्रता से पढ़ने के लिए कहता है, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए कहता है और 4 चित्र होते हैं उसको क्रम से लगाने के लिए कहता है। ये किसका उदाहरण है? प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है। आपके पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन भी यहां पर हो सकता है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सही, और सही विकल्प अगर आप कहेंगे सर कि कौन सा है, तो देखिए सारांशीकरण। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी शीघ्रता से उसने कहानी पढ़ा, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है? आपका राइट विकल्प माना जाएगा। स्पष्टीकरण देख लेने के बाद और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि
जब किसी कहानी को शीघ्रता से पढ़ने मतलब स्किमिंग सरासरी तौर पर पढ़ने के बाद उसके मुख्य घटनाक्रमों या चित्रों को सही क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है, तो इसका उद्देश्य कहानी के मुख्य विचार और केंद्रीय भाव को समझना होता है। चित्रों को क्रम में लगाने के लिए छात्रों को पूरी कहानी का एक संक्षिप्त सार, जिसको हम समरी भी कहते हैं, अपने दिमाग में बनाना पड़ता है। इसलिए सारांशीकरण के कौशल को बढ़ावा जाता है या बढ़ावा देता है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता क्या कहलाती है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपको रिसेंटली देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, भाषा की अगर आप चिंतन की बात करेंगे और योग्यता की बात करेंगे तो अधिभाषिक या इसको विचार विमर्श योग्यता हम कह सकते हैं। सर विकल्प जो आपकी स्क्रीन पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि अधिभाषिक योग्यता, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं मल्टी लैंग्वेजिस्टिक एबिलिटी कहा जाता है। ओके, इसको आप समझेंगे। इसका अर्थ होता है भाषा के स्वरूप, नियम और उसकी संरचना के बारे में सोचना, चिंतन करना और उस पर खुलकर बात करना। जब कोई व्यक्ति भाषा को केवल बातचीत का साधन न मानकर स्वयं भाषा को ही नियम, अर्थों और उसके उपयोग पर विचार करने की क्षमता विकसित कर लेता है तो उसे अधिभाषिक योग्यता कहते हैं। ओके, मेटालिंग्विस्टिक है। ओके, चलिए ठीक है, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। 10वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। सर देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में अब देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर एक अभिकथन दिया गया है सर और तर्क दिया गया है, कारण नहीं दिया गया है। चलिए तर्क दिया गया है, तर्क यानी लॉजिक। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या बनता है, देखिए आप, प्रश्न बनता है कि अभिकथन शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वकुलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए दोस्तों, इसने क्या कह दिया कि परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती है, तो सीधे सीधे तौर पर ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। आपका पहला गलत हो जाएगा। तर्क बता रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रीय कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब बी वाला तर्क आप कहेंगे सर तो सही होगा, लेकिन ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जहां से आपको सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा में एग्जैक्ट 30 दिन का वक्त बचा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 दिन में भी आप सीटेट को जो है दोस्तों आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आसान ये परीक्षा होती है। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न पूछा गया है कि एक भाषा अध्यापक विभिन्न भाषाई गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बारे में सूचना संग्रहण, उसके अधिगम व प्रगति का आकलन करता है। इस आकलन को क्या कहेंगे? सर देखिए, इस आकलन को हम रचनात्मक आकलन कहेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, रचनात्मक आकलन कहेंगे। पहला विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन जो एक दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। सर रचनात्मक आकलन होता क्या है? देखिए, रचनात्मक आकलन, इसे सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है या सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। जब एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर विभिन्न गतिविधियां, कार्य और अभ्यासों के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानकारी जुटाता है तो उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, बच्चों की कमियों को दूर करना और उनके सीखने के स्तर में सुधार करना होता है। रचनात्मक आकलन के दो काम होते हैं, बच्चों की जो कमियां है उसको दूर करना है और उनको सुधारना है। मतलब सीखने के स्तर पर उनको क्या करना है, हमको सुधारना है। मतलब आपका यहाँ पर विकल्प जो ए दिया गया है, रचनात्मक आकलन, सही होगा। सर चलिए 12वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। सर 12वां प्रश्न पूछा गया कि लेखन का यह
कौन सा प्रकार है जो तथ्यों की व्याख्या करता है और उन्हें सामने लाता है। देखिए तथ्यों की व्याख्या करना मतलब इसको हम कहेंगे दोस्तों व्याख्यात्मक लेखन कहेंगे। व्याख्यात्मक लेखन कहेंगे जहां पर विश्लेषण होता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगर आप बात करेंगे स्पष्टीकरण की तो देखिए स्पष्टीकरण में यहाँ पर साफ साफ तौर पर बताया गया है कि इसे अंग्रेजी में एक्सपोजिटोरी राइटिंग कहते हैं। इस प्रकार के लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी विषय वस्तु विचार या तथ्य की व्याख्या करना और उन्हें स्पष्ट रूप से पाठकों के सामने लाना होता है। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचार या भावनाएं शामिल करने के बजाय केवल प्रामाणिक जानकारी, आंकड़ों, सबूतों और तर्कों के माध्यम से विषय को समझता है, जैसे समाचार पत्र के लेख, पाठ्य पुस्तकों या शोध पत्र। इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। ओके, मतलब बी वाला विकल्प यहाँ पर क्या है सर, सही रहेगा। पढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। सर 13वां प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के आकलन के ऐसे अवसर देती है जहां विद्यार्थियों को स्वयं पहचानना है कि उनकी प्रगति या भाषा प्रयोग सही है या नहीं। इस प्रकार का आकलन को क्या कहा जाता है। देखिए बच्चा जब अपना आकलन खुद कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्वयं आकलन होगा, सेल्फ आकलन होगा। विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, मतलब जो बच्चे को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, ऐसा विद्यार्थी आपकी कक्षा में, तो भाषा अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है। आप भाषा अध्यापक होने के नाते कौन सी युक्ति अपनाएंगे अगर आपकी क्लास में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। तो देखिए उसके साथ सामान्य विद्यार्थियों के रूप में व्यवहार करना, श्रव्य सामग्री द्वारा उसे सहयोग देना। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर राइट विकल्प होगा दोस्तों। क्योंकि चारों अगर एक्सप्लेन हम करेंगे चारों ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो फिर हमारा जो एक टारगेट रहता है दोस्तों कि 20 मिनट में वीडियो खत्म होनी चाहिए, फिर उसको 30 मिनट लग जाएंगे और इतना देर तक लोग वीडियो नहीं देखते हैं, हमको पता है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले क्या करना चाहिए। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। देखिए व्याकरण की कक्षा में हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण रूप से कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई हो तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए विकल्प बी करना चाहिए कि सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। विकल्प जो बी रहेगा सर वही यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न संच है दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हमारे अपडेट प्रश्न संच होते हैं और जिस तरीके से रिसेंटली फरवरी 2026 में सीटेट की परीक्षा हुई थी दोस्तों और हमारे हजारों बच्चे पास हुए, उसी प्रकार से फिर से एक अपडेट प्रश्न संच हमने 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए यहाँ पर बनाए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमने अलग अलग यहाँ पर प्रश्न संच बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डिफरेंट होती है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर प्रश्न संच बनाए हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पैक नजर आ रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 में आपको 5 विषय मिल जाएंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी दोस्तों। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की मिलेंगी। सब्जेक्ट की अगर आप बात करेंगे जिसमें मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी, टोटल 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है दोस्तों और 5 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 50 प्रश्न पत्रिका यहां पर आपको दी जाएंगी। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की यहाँ पर मिलने वाली है और सभी में आपको आंसर की उत्तर सूची दी जाएंगी। पेपर 2 के लिए 399 का हमारा पैक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न पत्रिका हमने ऐड की है, जिसमें मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पेडागोजी मतलब SST पेडागोजी के 40 क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड किए, क्योंकि संपूर्ण अनुभव का इस्तेमाल कर जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हमने यहाँ पर ऐड किए दोस्तों। और अगर आप दोनों पैक लेना चाहते हैं, कॉम्बो पैक मतलब पेपर 1 और पेपर 2, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 900 रुपए होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 699 रुपए में पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्न संच यहाँ पर दिए जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इतना अगर आपने कर लिया परीक्षा से पहले, इतनी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली परीक्षा से पहले, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं 100% आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा, आप पास हो जाओगे या 100 से ज़्यादा नंबर आपको आ जाएंगे दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर हमने दिया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आपको इसको परचेस करना है। सिंपली व्हाट्सअप पर आप हाई कीजिए, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, तुरंत आपको प्रश्न संच अवेलेबल करके दिए जाएंगे दोस्तों। आपके व्हाट्सअप पर तो ज़्यादा वेट ना कीजिए, ज़्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आप सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक बार जितने लोग नए हैं दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज।
प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न 16 है कि आपको कक्षा में विमर्श करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब देखिए एज ए टीचर आपको विचार विमर्श करना बहुत अच्छा लगता है। एज ए टीचर इसका स्पष्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा दोस्तों कि यह वाक्य में स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर क्या है सर, सही विकल्प होगा, क्योंकि जहाँ पर एक्सप्लेन की जरूरत होती है दोस्तों हम ऑलरेडी नीचे लिख कर लाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है? उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है तो देखिए यहाँ पर मुद्रित लिखित सामग्री के प्रति समझ बनाना संबंधित है, आरंभिक ध्यानात्मक जागरूकता संबंधित है और ऑप्शन 4 भी संबंधित है, आधारभूत वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नोट टिप्पणी लिखना इससे संबंधित नहीं है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 सर, 18वां क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, चुनौती बांधित कुछ बच्चों ने एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया। अध्यापक ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कौन सी प्रतिक्रिया समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है? समावेशी कक्षा की बात आ रही है तो आप सीधे सीधे सर यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लेंगे जल्दी जल्दी, और चारों ऑप्शन देख लेने के बाद आप जैसे ही ऑप्शन 2 देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये सही आंसर होगा। अरे वाह, इस तरह से बच्चों को एक दूसरों की मदद करने व सहयोग करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 19 पूछा गया है, ऊंचाई प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम। इस वाक्य में सशक्त क्या है? तो देखिए सशक्त क्या है दोस्तों, विशेषण है। सशक्त क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भिन्न शब्द आपको पूछा गया है तो आप बात करेंगे सर यहाँ पर जो दुर्बल शब्द है वो समूहों से भिन्न होगा। मतलब विकल्प जो 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो यहाँ पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। क्योंकि दुर्बल है क्योंकि धैर्य, क्षमा और क्रोध मन के भाववाचक संज्ञा है, जबकि दुर्बल एक गुण या अवस्था विशेषण को माना जाता है। गुणवाचक विशेषण हम इसको कह सकते हैं सर। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीटेट सितंबर 2026 के लिए हिंदी विषय के लेकर हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विशेष नोट्स हमने बनाए हैं दोस्तों। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया है स्पष्टीकरण के साथ। तो 499 रुपये में आपको पेपर 1 के सभी नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्रों, परिसर अभ्यास और गणित, और साथ ही साथ पेपर 2 के जो नोट्स है दोस्तों हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र के, ये आपको 399 रुपये में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।